Sanam Shafiq from Arid Agriculture University. I'm a lecturer there. Today we are conducting this workshop on GARS modeling. हमारे साथ जो ट्रेनर है वो अरसलान है. अरसलान ने MS किया हुआ है कस से. He is very expert in it. और इनका जो सब्जेक्ट एरिया भी टाइम सीरीज एनालिसिस है. टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए जो सबसे सूटेबल फैमिली जो यूज़ की जाती है मॉडलिंग के लिए, टेक्निकल पर्पसेस के लिए, वो गार्स मॉडलिंग है. तो आज हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा है इसका, क्योंकि कुछ वजूहात की बिना पर हम इन कैंपस नहीं रख सके इस वर्कशॉप को. तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन आज करेंगे, थोड़ी सी बेसिक्स इसकी लर्न करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद इंशाल्लाह इन डिटेल इन डेप्थ जो इसका सेशन होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम इंशाल्लाह इन कैंपस में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेनिंग का सेशन एक कंडक्ट करेंगे. तो बेसिक्स के लिए जस्ट टू गिव यू ग्लिम्स ऑफ इट कि क्या है गार्स मॉडलिंग, इसका इंट्रोडक्शन, इसके लिए हमने आज इनको बुलाया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमसे थोड़ी सी नॉलेज अपनी शेयर करें जो उन्होंने हासिल की है और अपनी एक्सपर्टीज हमसे भी शेयर करें. तो थैंक यू सो मच अरसलान. सेशन इज हैंडेड ओवर टू यू. आप प्लीज कंटिन्यू करें. Thank you so much. Thank you once again for getting this opportunity. I hope I'm audible to everyone. जी जी. हम ओके अच्छा, जिस तरह अभी अनम ने कहा कि हम इसको बेसिक पे ही रखेंगे, तो डेफिनेटली आज की जो ये सेशन है इसका जो पर्पस भी यही है कि हम इसको इनिशियली इसको बेसिक ही डिस्कस करें और प्राइमरीली हम फोकस होगा वो इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है उसके ऊपर होगा कि किस तरह हम जो टाइम सीरीज मॉडलिंग, जिसमें हमारे पास जो वोलेटिलिटी का एक फेनोमेना है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जब भी हम एनालिसिस की बात करते हैं टाइम सीरीज की, तो उसमें वोलेटिलिटी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है. उसको डील करने के लिए गार्स मॉडल बेसिकली एक बड़ा ही अच्छा और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉडल जो है वो यूज़ किया जा रहा है, जो कि इनिशियली प्रपोज किया गया था एंजल ने 1982 के अंदर ये प्रपोज हुआ था और स्टिल इसकी इफेक्टिवनेस एग्जिस्ट कर रही है. एंड इसके जो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, या इसको मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास जो इसके न्यू एल्गोरिथम बेस्ड जो हमारे पास मॉडल्स आ चुके हैं वो करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं. लाइक इवन ड्यूरिंग माय थीसिस वर्क मैंने इसको मशीन लर्निंग के साथ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ भी हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया. तो हम जो आज का सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही जो बेसिक है हमारे पास. वेट अ मिनट एक्चुअली. अच्छा, जो भी हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन आज से, आज के सेशन की, वो हम रिसर्च प्रोसेस से करेंगे. ये रिसर्च प्रोसेस जो है ये नॉट ओनली फॉर सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, आप इसको प्राइमरी डाटा एनालिसिस उसके लिए भी ये सेम ही रिसर्च प्रोसेस होता है. कोई रिसर्च है वो हमेशा एक इकोनॉमिक थ्योरी से स्टार्ट होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च वी स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम इकोनॉमिक थ्योरी. फॉर एग्जांपल, अगर हम फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरीज हैं. इसी तरह हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नंबर ऑफ थ्योरीज हैं. जनरली फाइनेंस में हमारे पास कोई अराउंड जो मेजर थ्योरीज हैं वो 12 के करीब थ्योरीज हैं. इसी तरह HR और मार्केटिंग में नंबर ऑफ थ्योरीज. इस इकोनॉमिक थ्योरी से हम एक इकोनॉमिक मॉडल ड्राइव करते हैं जो कि इकोनोमेट्रिक मॉडल होता है, जो कि हमारी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है एक रिलेशनशिप के. व्हेनेवर हम किसी भी जो भी हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरी होती है वो एक रिलेशनशिप डिफाइन कर रही होती है. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोड करूं, लाइक अगर हम डिफाइन करना चाहें कि जो ह्यूमन बिहेवियर है इसका रिलेशनशिप विद स्टॉक मार्केट्स, तो हमारे पास ये एक थ्योरी के साथ कनेक्ट होता है जो कि हमारे पास फार्मा ने हमें एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के नाम से एक जो थ्योरी प्रेजेंट की, ये उससे जाके लिंक करता है. और बेस्ड ऑन दैट हम एक इकोनॉमिक मॉडल, इकोनोमेट्रिक मॉडल ड्राइव करते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं इसको बात करूं तो हम वाई एक्सिस, जो हमारे पास वाई है जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मैं अगर उसको कहता हूं कि ये रिटर्न्स है, और इसी तरह इसमें बात इक्वल्स टू हमारे पास बीटा नॉट आ जाता है, प्लस हमारे पास बीटा वन, और उसके साथ जो हमारे पास जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लेट्स सपोज मैंने जिस तरह ह्यूमन बिहेवियर की बात की, तो हम इसको हमेशा इसी तरह एक इकोनोमेट्रिक वे में डिफाइन करते हैं. आफ्टर इकोनोमेट्रिक वे एक डेफिनेशन के बाद हम किसी भी मॉडल की एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं. एस्टिमेशन में हमारे पास बेसिकली हम इनिशियली
दो किस्म के हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। पहला हमारा ये होता है कि हम उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट को मैं डाटा प्री प्रोसेसिंग का नाम देता हूँ यूजुअली। डाटा प्री प्रोसेसिंग में हम डाटा के प्री चेक्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि अगर आप ये टेस्ट नहीं भी लगाते तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स रन हो जाएं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर उसके बाद हम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन टेस्ट लगाते हैं, जिसमें हम जो है वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे होते हैं। आगे जाके हम फर्दर इसको भी देखेंगे। आफ्टर दैट हम एक मॉडल की तरफ जाते हैं कि इधर के जो हमारे पास रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, जो हमने एनालिसिस रन किए, जो हमने एक इक्वेशन रन की यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, eViews या आर स्टूडियो, पाइथन, किसी किस्म के जब भी हमने एक एनालिसिस रन किया, तो उसके बाद हमारे पास एक एडवोकेट हैं कि नहीं है। अगर हमारे पास आंसर आ जाता है नो, देन डेफिनेटली वी विल गो बैक टूवर्ड्स द इकोनॉमेट्रिक, जो हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल है, हम उसकी तरफ वापस चले जाते हैं। फिर हम वहाँ से दोबारा ये प्रोसेस इनिशिएट करते हैं कि वेदर समहाउ कि कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसी इनपुट है जो कि इसके दरमियान हर्डल पे क्रिएट कर रही है। अगर हमारा मॉडल एडवोकेट है तो फिर हम डेफिनेटली हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ हैं। फिर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम फोरकास्टिंग या डिसीजन मेकिंग, जो भी हमारा फर्दर प्रोसेस होता है, देन मूव बैक टुवर्ड्स द इकोनॉमिक थ्योरी। इसी चीज को जिस तरह मैंने एस्टिमेशन का डिस्कस किया, हम इसको फर्दर अगर इसको ड्रॉप डाउन करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के मैंने बात की, ये सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मॉडल्स की। लाइक अगर इफ आई कोट एन एग्जांपल लाइक एक कार, अगर हम एक कार की बात करें तो उसमें ब्रेक जो है वो एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है। अगर ब्रेक नहीं होगी तो हो सकता है गाड़ी तो चल पड़े, लेकिन उस गाड़ी को रोकना या स्टेयरिंग है या ये वो प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इनके बगैर जो है वो गाड़ी एक नामुकम्मल सी होती है। तो इसी तरह जब भी हम एनालिसिस करते हैं, नॉट ओनली इन प्राइमरी, इवन इन सेकेंडरी एनालिसिस, हम क्योंकि आज की हमारी जो डिस्कशन है वो सेकेंडरी की बेस के ऊपर है, तो हमारा ज्यादातर फोकस सेकेंडरी डाटा के ऊपर है। इसी तरह जब प्राइमरी डाटा के एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें भी हमारे PFA, EFA, तो ये फर्दर जितने भी प्री टेस्टिंग होती है ये कंपलसरी होती है। सेकेंडरी डाटा के अंदर हम इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम दे रहते होते हैं, जिसमें हमारे पास होमोस्टैटिसिटी की एक अजम्पशंस आ जाती है, हमारे पास स्टेशनैरिटी की एक अजम्पशंस आ जाती है, फिर हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी की अजम्पशंस आ जाती है। इसको हम फर्दर एक्सपेंड भी करेंगे, प्लस जो है वो हम इसको EViews के ऊपर प्रॉपर परफॉर्म करके भी एक चेक करेंगे कि इनको कैसे जो है वो परफॉर्म किया जाए। अगर मैं स्टेशनरिटी की बात करूँ तो एक नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा होती है, फर्दर जाके हम इसको आगे एक्सप्लेन भी सारी चीज़ों को करेंगे। ऑटो कोरिलेशन नहीं होने चाहिए लैग टर्म्स के दरमियान, इसी तरह मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए डाटा के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान। अच्छा, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन टेस्ट की जो हमने बात की, इसमें हम डिफाइन करते हैं जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड जो रिलेशनशिप है इसकी नेचर क्या है। इधर ये रिलेशनशिप लीनियर हो सकता है या नॉन लीनियर हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है या कर्व बेस हो सकता है। तो ये हमारे पास इस जो फंक्शनल टेस्ट होते हैं ये हमारे इसकी जो नेचर ऑफ दैट रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ये सेकेंडरी डाटा हो, प्राइमरी डाटा हो, हम सारे इससे वेल अवेयर हैं। एक सिंपल बेस्ट फिटेड लाइन होती है जिसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर कहते हैं, जिसके ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है वो मिनिमाइज हो रहा होता है। और ये जो है एक एवरेज लाइन जो होती है उसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं। और जब भी हम अपने एनालिसिस या रन करते हैं OLS की बेस के, अगर हम OLS की ही अगर डिफाइन करें तो उसके लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। लाइक हमारे डाटा को जो है उसके अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी का एलिमेंट 0 होना चाहिए, हमारे पास स्टेशनरिटी का एलिमेंट जो है वो डाटा नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो एरर टर्म है, लैग एरर टर्म के दरमियान ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मल्टी कोलिनियरिटी, अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो उनके दरमियान इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उनके दरमियान जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये वो प्री अजम्पशंस हैं जब भी हम OLS रन करते हैं। तो OLS बेसिकली आपके एक पैरामेट्रिक मॉडल है। आज की जो डिस्कशन है बेसिकली वो है गार्च के ऊपर। गार्च हमारे पास एक नॉन पैरामेट्रिक
क्वांटिटेटिव मेथड आ जाता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी assumptions को जो है काउंट फॉल नहीं करते, इसीलिए इसका नाम जो है वो नॉन पैरामेट्रिक क्वांटिटेटिव मॉडल्स है। लाइक जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि डाटा प्री प्रोसेसिंग, जब भी हम ऑर्डिनरी ओएलएस रन करेंगे या किसी किस्म के भी रिग्रेशन एनालिसिस रन करेंगे, तो हमारे लिए कुछ प्री प्रोसेसिंग डाटा की ज़रूरी है। ये तो हमारे पास यहाँ पे जो मैंने मेंशन की हैं, ये तो एक आपकी मेजर प्री प्रोसेसिंग टाइप्स हैं। अदर देन दिस हम जब भी हम डाटा को एनालाइज करते हैं, तो उसको पहले हम चेक करते हैं कि इधर डाटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। अगर मिसिंग वैल्यूज हैं तो उनको रिप्लेस किया जाए एक्चुअल नंबर्स के साथ। तो ये मल्टीपल उसके मेथड्स हैं। अदर देन दिस, जब हम इसकी एक फॉर्मूले की बात करते हैं, तो हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग में हमारे पास स्टेशनरिटी ऑफ डाटा आ जाता है, जो पहले भी मैंने बोला नॉर्मेलिटी है। फिर ऑटो कोरिलेशन चेक हम रन करते हैं, फिर हम मल्टी कोलिनियरिटी चेक करेंगे, आफ्टर दैट हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी को चेक करेंगे। ये यहाँ तक तो जो भी हमारा था, ये हमारे पास पैरामेट्रिक मॉडल थे। आज की जो डिस्कशन है वो नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स के ऊपर है। जैसे कि मैंने पहले बोला, इसमें आर्च जो है ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी एक इकोनोमेट्रिक मॉडल है, विच इज प्रपोज्ड बाय एंजल इन 1980s, जो कि हमें डिस्क्राइब कर रहा होता है कि जो कि वेरिएंस ऑफ करंट एरर टर्म है उसको डिफाइन कर रहा होता है। अगर हम एरर टर्म की बात करें, तो वो हम वी ऑल नो अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन ऑफ डाटा होता है या लेफ्ट पोर्शन ऑफ डाटा होता है, जिसको जो है वो हमारे वेरिएबल्स को, जो हमारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स हैं, जिसको कवर नहीं कर रहे थे। ठीक है। और हमारे पास जो आर्ट मॉडल्स हैं, ये फाइनेंशियल टाइम सीरीज के अंदर टाइम वेरिंग रिलेशन, जो टाइम वेरिंग वोलेटिलिटी है, इसको कैप्चर करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। इसके अलावा भी जो है वो अगर हम इन मॉडल्स की जो हम देखें कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, तो ये वेदर फोरकास्टिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फोरकास्टिंग, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं या नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जिसके अंदर आर्च या गार्च मॉडल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। गार्च मॉडल बेसिक के लिए जो है वो जनरलाइज फॉर्म है ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी की। इस जो स्लाइड में हम एक आपको गॉर्च 1-1 मॉडल जो है, ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको हम दिखा रहे हैं, विच इज गॉर्च 1-1 एक जनरली यूज मेथड होता है। इसमें 1 and 1 जो है ये आपको पी एंड क्यू ऑर्डर डिफाइन कर रहा होता है। जिस तरह हमने नीचे जो हमारी इक्वेशन है उसमें भी अल्फा एक्स जो डिफाइन कर रहा है, ये हमारे बेसिकली हमें ऑटो रिग्रेसिव लैग, ऑटो रिग्रेसिव टर्म को, जो ए आर टर्म है, उसको पी ऑर्डर को डिफाइन करता है। सिमिलरली जो बीटा है हमारे पास, बीटा हमारे पास मूविंग एवरेज टर्म को डिफाइन करता है, विच इज हमारे जो हमें इंफॉर्मेशनल इम्पैक्ट के बारे में बता रहा होता है। जो अल्फा के वैल्यूज जब वो हमें बता रही होती हैं कि जो पैटर्न्स हैं, क्या वो पैटर्न उसके पैटर्न्स के जो है वो हमें बता रही होती हैं कि डाटा के अंदर जो पैटर्न है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फर्दर फिर हम इसको प्रैक्टिकली हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेशनरिटी चेक लगाएंगे, फिर हम वेरिएबल जनरेट करेंगे, देन अगेन उसका स्टेशनरिटी चेक रन करेंगे, फिर करेंगे, फिर उसके बाद हम गार्ड्स की एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें हम 3 डिफरेंट मॉडल्स को आज एनालाइज करेंगे, जिसमें हमारे पास गार्च 1-1 मॉडल है, इसके अलावा हमारे पास GGR गार्च, देन हम जो ई गार्च, एक्सपोनेंशियल गार्च है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उसमें से जो बेस्ट फिटेड मॉडल होगा या उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे कि इसको हम कैसे जो है वो एक बेस्ट फिटेड मॉडल को हम चूज कर सकते हैं और उसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क। हम स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारी इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे कि जितने भी हमारे डाटा प्री प्रोसेसिंग है, उससे हम स्टार्ट करेंगे स्टेशनरिटी टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेशनरिटी टेस्ट लगाएंगे। मेरे पास एक डाटा फाइल में एक ले लेता हूँ। ये जितने भी स्टेप्स होंगे आपको बाद में एक डिटेल एक आपको एक फाइल दे दी जाएगी, जिसमें हैंडआउट्स की फाइल दी जाएगी, जिसमें आई ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप
और इसके जितने भी रिजल्ट्स हैं हमने उसको डिफाइन भी कर दिया है कि इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से उससे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये कुछ इकोनॉमिक डाटा था और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ईव्यूज़ को ओपन करना है। लाइक मैं यहाँ से ईव्यूज़ को ओपन कर रहा हूँ। आपके पास अगर मेरे पास ईव्यूज़ 10 है, आपके पास 9 है, 8 है, वट जो भी है, वर्किंग सब के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। हमने डाटा को पेस्ट करना है, ठीक है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। तो ये हमारे पास एक डाटा सेट आ गया है जिसके ऊपर हम इनिशियली जो है वो हम स्टेशनरिटी चेक लगाएंगे। स्टेशनरिटी चेक के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम यूजुअली एडीएफ की तरफ जाते हैं, आर्गुमेंटेड डिकीफुलर टेस्ट की तरफ, विच इज़ अपडेटेड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेस्ट जिसको समझा जाता है। लेट्स सपोज अगर ये बोर्ड साइज है बीएस, अगर बीएस के ऊपर अगर मैं स्टेशनरी टेस्ट लगाता हूँ, सिंपल मैंने एक वेरिएबल को ओपन करना है, डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लें, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, व्यू में जाना है आपने, यूनिट रूट पे जाना है। ठीक है, हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास जो है फिलिप्स पियर्सन है और इसी तरह नंबर ऑफ जितने भी हैं, लेकिन सबसे जो हम मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो आर्गुमेंटेड डिकीफुलर टेस्ट है। इसके साथ जो है वो ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट को हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो जितने भी रिजल्ट्स आते हैं हम उसको डिफाइन करते हैं। ओके ओके करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, हमने इसके जो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज़ हैं, स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ हम देखते हैं, विच इज़ हमारे केस में अभी 0.000 है, विच इज़ लेस देन 0.05। इन दैट केस हम कहेंगे कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इन केस में हमारे पास ये डाटा, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हमारे पास हम अगेन व्यू में जाते, ठीक है, यूनिट रूट टेस्ट में जाते, ठीक, और इसका फर्स्ट डिफरेंस ले लेते या सेकंड डिफरेंस ले लेते। फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद भी अगर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर 0.05 से ग्रेटर होती है तो हम इसको अगेन जो है वो सेकंड डिफरेंसिंग की तरफ लेके जाते हैं। सो थ्रू दिस प्रोसेस हम किसी भी डाटा को जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, जिस जैसे कि हमने पहले भी प्री डिफाइन किए थे डाटा प्री प्रोसेसिंग के रिग्रेशन एनालिसिस के दौरान, जब हम भी रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो सेकंड स्टेप था वो हम ऑटो कोरिलेशन चेक करते हैं कि इधर के जो लैग वैल्यूज हैं उनके दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसमें हम इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इक्वेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्विक में जाना है, एस्टिमेट इक्वेशन में जाना है, और यहाँ पे आपने अपनी कोई भी जो हमने जिस तरह पे पहले डिफाइन किया था इकोनोमेट्रिक मॉडल, तो यहाँ पे वो इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाता हूँ, मेरे पास है ROA रिटर्न ऑन एसेट, फिर यहाँ पे मैं कांस्टेंट C डिफाइन करता हूँ, देन मेरे पास BS है, बोर्ड साइज हो गया, डेट टू इक्विटी हो गया, मेरे पास एक ये भी मैं ले लेता हूँ, फिर मैं ये INSH एक वेरिएबल है ये भी ले लेता हूँ, फिर इसके अलावा मैं इनसाइडर होल्डिंग भी चलें ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इनसाइडर होल्डिंग आ गई। फिर अगर इसको मैं, और ये NED एक मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसको भी ले लेता हूँ। सिंपल मैंने ओके किया तो ये मेरे पास एक रिजल्ट्स आ गए। आउटकम तो ये यहाँ पे इसने जनरेट कर दी। द थिंग इज कि अगर तो आउटकम विदाउट ये प्री प्रोसेसिंग टेस्ट के ही, डायग्नोस्टिक टेस्ट के ही आ जाती है, तो हमें क्या जरूरत है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो डर्बन वाटसन की वैल्यू विच इज 0.990331 है। जब भी हम ऑटो को रिलेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि जो लैग एरर टर्म के दरमियान जो को रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है,
तो उसमें हम डर्बन वाटसन की वैल्यू को इनिशियली देखते हैं। डर्बन वाटसन की वैल्यू जो है वो हमारे 1.7 से लेके अगर 2 की रेंज के दरमियान आती है तो हम क्या जी, डाटा के दरमियान जो है ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब इस चीज को, इसका सोल्यूशन क्या है कि हमने इस चीज को कैसे रिजॉल्व करना है? तो उस चीज के लिए हम व्यू में जाएंगे। व्यू में आने के बाद हमने रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स में जाना है। रेजिडुअल डायग्नोस्टिक में जाने के बाद हम कोरिलेशन एलएम टेस्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ फ्लैग, जो कि हम प्रीवियस डे या प्रीवियस ईयर का डाटा, जो प्रीवियस वैल्यू जो होती है, हम उसको नंबर ऑफ फ्लैग कंसीडर करते हैं। तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट्स जनरेट हो जाते हैं। लैग वन की जब हम वैल्यू देखते हैं तो ये हमें बताता है कि जी 0.00 विच इज सिग्निफिकेंट, मतलब हमारे पास फर्स्ट लैग तक जो है वो ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड लैग में जब हम बात करते हैं तो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, मतलब कि सेकंड लैग के अंदर हमारे जो कोरिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब हमारे पास ये डिटरमिन हो जाता है, आफ्टर दैट हम अगेन एस्टिमेट्स में जाते हैं। एस्टिमेट में जाने के बाद हम AR AR1 कर देंगे। लेट्स सपोज अगर मैं कहता है कि मेरा सेकंड लैग भी सिग्निफिकेंट आता तो मैं इसको AR2 कर देता, थर्ड लैग भी आता तो मैं इसको 3 कर देता, क्योंकि हमारे इस केस के अंदर जो फर्स्ट लैग के ऊपर ही जो है वो ऑटो कोरिलेशन का इशू रिजॉल्व हो रहा था। तो अब आप देखें, डर्बन वाटसन की वैल्यू हमारे पास स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगी। जो हमारे पास जो पैरामीटर्स डिफाइन है 1.7 से लेके आपकी जो है वो 2 की रेंज के दरमियान होनी चाहिए। ये हो गए हमारे दो इम्पोर्टेंट टेस्ट जब भी हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी की। मल्टी कोलिनियरिटी बेसिकली ये इंटर कोरिलेशन बता रहा होता है बिटवीन 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि हमारे पास ऑटो कोरिलेशन था वो लैग टर्म के दरमियान कोरिलेशन डिफाइन कर रहा था। मल्टी कोलिनियरिटी के इस चीज को देखने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं। या तो हम क्विक में जाएंगे, क्विक में जाने के बाद हम यहाँ पे कोरिलेशन टेबल जब निकाल लेते हैं तो हमारे पास हमें यहाँ से भी यहाँ पे हमें जितनी भी है वो लिस्ट सारी डिफाइन करनी पड़ जाएगी। लाइक अगर मैं कहता हूँ BS DTE जो हमारे पास थे, हाँ इसके अलावा INS सच था हमारे पास, इनसाइडर होल्डिंग है हमारे पास, NET था हमारे पास। इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास एक कोरिलेशन का टेबल आ जाएगा। अगर तो ये कोरिलेशन की वैल्यू जो है हमारी, अगर ये नियर टू 1 होगी, जितनी नियर टू 1 होगी उतनी ही ज्यादा कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही होगी। इधर इट विल बी इधर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसका एक और वे भी है हमारे पास कोरिलेशन मल्टी कोलिनियरिटी को डिफाइन करने का, जिसको हम VIF टेस्ट भी बोलते हैं। उसका प्रोसेस सिंपल इतना है कि हमने एस्टिमेट में जाना है, जिस तरह पहले भी हम एस्टिमेट में गए। एस्टिमेट में जाके हमने इक्वेशन टाइप की, इक्वेशन टाइप करने के बाद हमने इसको इंटर किया और ये हमारे पास जिस तरह ये एस्टिमेट हमने इक्वेशन एस्टिमेट की, तो हमने सिंपल इसको ओके कर दिया। व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद हम कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक्स में जाते हैं। कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में हमारे पास VI वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स होते हैं, इसको ओके किया। अब हमारे पास एक ये आउटकम जनरेट हो जाती है जिसमें हमारे पास एक अनसेंटर्ड VIF है और सेंटर्ड VIF है। आइडियली जो हम कंसीडर करते हैं वो हम कहते हैं कि जो अनसेंटर्ड VIF है उसकी वैल्यू 5 से कम होगी तो हम कहेंगे कि इस वेरिएबल के इनका इस वेरिएबल में मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इन केस हम समटाइम्स आपको लिटरेचर के अंदर भी कुछ ऐसे पेपर्स मिल जाएंगे जिन्होंने इसको 10 की लिमिट भी बोला हुआ है। अगर सेंटर्ड VIF की वैल्यू अगर 10 के राउंड अबाउट 10 या 10 से बिलो होगी तो हम कहेंगे कि डाटा के दरमियान जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही।
हमारे केस में अभी हम देखें तो हमारे पास जो अनसेंटर्ड VIF है उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 5 ही है मोस्ट ऑफ केसेस में। जस्ट एक BS जो बोर्ड साइज है इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो 47 है, विच इज ग्रेटर देन 5। अब इसको रिजॉल्व करने के हमारे पास दो जो है वो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि हम सिंपल इसका लॉग ले लें, ठीक है। लॉग लेने से हमारा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड केस, अगर ये लॉग लेने से नहीं फाइन ठीक हो रहा तो फिर, क्योंकि अगर इसको भी हम पहले इसको एस्टिमेट करके देख लेते हैं। एस्टिमेट में मैं गया तो वहां पे मेरे पास, क्योंकि BS की वैल्यूज अनसेंटर्ड की वैल्यू जो है 0.5 से ज्यादा थी, तो मैं इसका लॉग लूंगा। ये सिंपल, आपने लॉग लेना है BS का और ओके कर देना है, ठीक। फिर अगेन व्यू में जाना है, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में जाना है, VIF रन करना है। तो आप देख लें ये हमारा जो रिजल्ट्स हैं ये 5 से लेस हो गया। इन केस मैं कहता हूँ कि ये 5 से लेस नहीं होता, तो इन दैट केस हम इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर जो अनसेंटर्ड वैल्यू थी BS की वो 47 पॉइंट समथिंग थी। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी ये वैल्यू जो है ये थाउजेंड्स में आना शुरू हो जाती है, या 700, 500 या 1000, 2000 इस तरह आना शुरू हो जाती है। तो इन दैट केस हम एक और मेथड यूज करते हैं, जिसके लिए हम एक कमांड्स में जाके एक वेरिएबल जनरेट करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जनरेट करता हूँ, इसकी कमांड क्या होगी, GENR, एक शॉर्ट फॉर्म है जनरेट की, ठीक है। मैंने जनरेट लिखा। इसके अलावा अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्रिएट करना है। तो मेरे पास यहाँ BS था, तो मैं अपनी सहूलत के लिए मैं इसको कह देता हूँ LBS, लॉग ऑफ BS या वट जो भी आपने नाम देना चाहिए। मैं यहाँ पे अरसलान दे दूंगा तो अरसलान ही आना शुरू हो जाएगा, इक्वल्स टू, ठीक। अब जिस वेरिएबल के को हम जो है वो इसकी को लिनियरिटी रिड्यूस करनी है, खत्म करनी है, उसका नाम है। फिर हमने माइनस, ठीक है। अब इसकी हमें जो इसकी मीन वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मीन वैल्यू के लिए क्या है, आपने राइट क्लिक किया, ओपन किया BS को, मैंने जिस तरह ओपन किया, व्यू में गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गया, स्टैटिस्टिक्स टेबल में गया, तो मैंने यहाँ पे देखा इसकी मीन वैल्यू जो है 0.916994 है। तो हिट इंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया, ये ठीक हो गया। अब मैं दोबारा एस्टिमेट में जाऊंगा, मैं यहाँ से लॉग ऑफ BS को रिमूव करके LBS कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट्स कंप्यूट हो गए। अगेन व्यू में गया, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में गया, VIF में गया, तो आप देखें अगेन ये 5 कम हो गया। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। इन केस अगर आप क्या किसी वेरिएबल के अंदर ये नहीं भी रिमूव होता, तो इसका सॉल्यूशन फिर ये रह जाता है कि यू हैव टू ड्रॉप दैट वेरिएबल। इसी तरह जब आप पैनल रिग्रेशन रन करते हैं, तो पैनल रिग्रेशन के अंदर आपने देखा होगा कि VIF को ऑप्शंस अनेबल नहीं होता ईव्यूज के अंदर। तो उसकी एक छोटी सी कमांड होती है, आपने लाइक अगर मैं यहाँ से इसको सेव करूंगा, इक्वेशन को नेम पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन सेव हो जाएगी। इसी तरह मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके EQ01.VIF जो है इसको एंटर करूंगा, तो मेरे पास इसके भी रिजल्ट्स जनरेट कर देती है। यही टेबल आपके सामने, एग्जैक्ट टेबल आपके सामने आ जाता है। ये हमारे 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है हेटेरोस्केडास्टिसिटी का टेस्ट, कि डाटा के अंदर जो इसकी जो एरर टर्म है उसके अंदर जो उसका वेरिएंस है, इधर वो कांस्टेंट है कि नहीं। जब भी हम रन करेंगे तो हमें डाटा का ये जो वेरिएंस है इसको कांस्टेंट होना चाहिए आइडियल, ठीक है। इसके चेक हेटेरोस्केडास्टिक
चेक करने के लिए हम एस्टिमेट में जाते हैं सिंपल, और ये मेरे पास एक इक्वेशन रन हो गई है। मैं व्यू में जाऊंगा, रेजिडुअल डायग्नोस्टिक में जाऊंगा, हेटेरोस्टैटिसिटी में जाके यहाँ पे मैं वाइट टेस्ट लगाऊंगा, ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो कि एफ स्टैटिस्टिक्स की पी वैल्यू है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की काई स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये 0.05 से लेस देन होनी चाहिए। अगर तो ये 0.05 से लेस देन है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, मीन डाटा के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, जो कि हमारे पास थ्रेशोल्ड होता है जब हम बात 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं, तो अगर तो ये वैल्यू 0.05 से ग्रेटर होगी तो हम कहेंगे कि डाटा के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, जो हमने भी एक डाटा रन किया है, इसमें जो हमें डाटा शो कर रहा है वो एग्जैक्ट शो कर रहा है कि जी एग्जैक्टली हमारे डाटा के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट कर रही है। इस चीज को, इस एलिमेंट को रिमूव करने का, क्योंकि हम अभी पैरामेट्रिक मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो पैरामेट्रिक मॉडल्स के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी का जो एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए आइडियली। तो हम इसको रिमूव करने की तरफ जाएंगे, तो हम एस्टिमेट में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ईव्यूज 9 या ग्रेटर देन 9 है, तो मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम लाइकलीहुड आ जाएगा, जीएलएस सीएलएस के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप ईव्यूज 8 या लेस देन 8 यूज कर रहे हैं तो आपके पास एमएल का ऑप्शन नहीं आता, तो सिंपल आपके पास सीएलएस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने इसको हुबर एंड वाइट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो हमारे जो डाटा के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी का एलिमेंट था वो रिमूव हो गया। तो यहाँ तक जो भी हमने वर्किंग की है, ये हमारे पास पैरामेट्रिक मॉडल्स की वर्किंग है। आपने घबराना नहीं है, आपको सारे नोट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, अगर किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो अभी तक का तो वो रेज कर सकता है अपना क्वेश्चन, और अदरवाइज हम जो है वो गॉट मॉडलिंग की तरफ मूव करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर लूँगी। ये अरसलान अभी अनम्यूट नहीं कर सकते खुद को, तो आप हैंड रेज कर लें अगर किसी को कोई सवाल है। अदरवाइज अली अली रज़ा का सवाल है। अली एक मिनट, जिसके में मैंने अली आप अनम्यूट कर लें अपने आप, अनम्यूट कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम, सवाल आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। अली आपकी आवाज़ में नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन वॉइस आ रही है आपकी। अच्छा अरसलान, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब हम डेटा रन करते हैं ना, कोई भी डेटा रन करते हैं तो यूजुअली हम उसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो इस केस में आपने रिटर्न कैलकुलेट नहीं किया, इसकी बेसिक रीजन क्या डेटा कंपेरेबल बनाना नहीं पड़ता इस ओके। अली, जो रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं ये आपके केस टू केस वेरी करता है। जब हम टाइम सीरीज की बात कर रहे होते हैं, ये मेरे पास जो डाटा था ये टाइम सीरीज नहीं था, ये क्रॉस सेक्शनल डाटा था। ठीक है, तो ये डाटा की नेचर के ऊपर डिपेंड, हम जो आप रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, हम टाइम सीरीज डाटा के ऊपर रिटर्न्स आगे जब हम रन करेंगे अपने गॉच मॉडलिंग की तरफ, ये मेरे पास सेट पड़ा हुआ था जो कि मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल डाटा था, बेसिकली टाइम सीरीज डाटा नहीं था, तो इसके ऊपर रिटर्न्स की मुझे ज़रूरत नहीं थी। दैट इज़ वाई मैंने रिटर्न्स कैलकुलेट नहीं किए। जब मैं टाइम सीरीज की बात करूंगा, टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करूंगा, तो उसके ऊपर जाके जिस तरह मैंने ऊपर प्रेजेंटेशन में भी बोला था कि हमने जनरेट करना है एक वेरिएबल, वो जनरेट रिटर्न्स की कैलकुलेशन के लिए ही हमने जनरेट करना है। तो ये आपके जो नेचर ऑफ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अरसलान, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट रन किए हैं, क्या इसका कोई ऑर्डर है या जस्ट आप जो भी टेस्ट पहले लगाएं वो एप्लीकेबल हो सकता है? नहीं, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा सबसे पहले जो है वो आप अपने डाटा की मिसिंग वैल्यूज को चेक करें।
ठीक है। जब हम्म। आपका डाटा सेट कंप्लीट है तो फिर आप उसके बाद जो है डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करें, स्टेशनरिटी टेस्ट रन करें। राइट। ठीक है, स्टेशनरिटी रन करने के बाद आप ऑटो कोरिलेशन रन कर लें, आप मल्टी कोलिनियरिटी रन कर लें, हेटेरोस्केडास्टिसिटी रन कर लें, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा, ये स्टेशनरी की जो आप बात की है, आपने एडीएफ टेस्ट लगाया, क्या हम प्लॉट करके भी कर सकते हैं? क्या वो वाइबल है कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वो? प्लॉटिंग के थ्रू आप डाटा के ग्लिम्स ले सकते हैं। जी जी। ठीक है, उसकी भी आप लॉजिक भी बता सकते हैं कि जी देखें डाटा के अंदर लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक सॉरी एक स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लेकिन जब भी आप किसी रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस की बात करते हैं तो आप एविडेंस के साथ जाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स से बेहतर एविडेंस आपको कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इसीलिए हम जो है वो एडीएफ टेस्ट लगाते हैं, जो कि हमें एक स्टैटिस्टिकली वैल्यू प्रोवाइड करता है, और उस वैल्यू के बेस के ऊपर हम कहते हैं कि यस डाटा के अंदर स्टेशनरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही या एग्जिस्ट कर रही है। तो वही आप अगर जाना चाहते हैं एक ग्राफ के थ्रू भी आप अगर देखना चाहते हैं उसके अंदर स्टेशनरिटी है या नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लाइक आगे मैं जाके इनफैक्ट नेक्स्ट डाटा सीरीज जो है टाइम सीरीज का डाटा है, मैं उसमें भी आपको दिखा दूँ कि उसके अंदर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है कि नहीं हो रही। थैंक यू अरसलान, भी मेरे यही क्वेश्चन थे दो तीन इस एनालिसिस। जी, एनीवन एल्स? अच्छा, ओके। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियसली हमने जो भी डिस्कशन की वो पैरामीटर्स के ऊपर बात की। एक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है, ये जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास अरीमा आ जाता है, इसके अरफीमा आ जाता है, इसी तरह सीजनैलिटी चेक, नंबर ऑफ हमारे पास इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं जो कि आपके जो नेचर ऑफ स्टडीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक के ऊपर जब भी आप रन करते हैं तो ये जो पैरामीटर्स आपको फुलफिल करेंगे, तो उसके बाद ही आप एक रीजनेबल रिजल्ट्स जिसे मैं कह सकता हूँ, या एक एडुकेट रिजल्ट्स में जिसका कह सकता हूँ, आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी लाइक जिस तरह मैंने पहले किया था, मैं अगर एयर टर्म यहाँ से हटा दूं तो रन तो फिर भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ से बीएस के साथ से लॉग हटा दूं तो रन तो फिर भी हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएंगी मॉडल्स के अंदर। अब जो नेक्स्ट हमारे नॉन पैरामेट्रिक क्वांटिटेटिव मॉडल्स की तरफ, नॉन पैरामेट्रिक इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसके जो मेजर एक पैरामीटर होता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी का, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हेटेरोस्केडास्टिसिटी बेसिकली ये आपके डाटा के अंदर कोई बुरी चीज नहीं है, ना ही ये एक डाटा का फीचर है। जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो ये एक फीचर होता है, मतलब जो इसकी जो वेरिएंस है, जो उसकी वोलेटिलिटी है, वो इस डाटा का फीचर है, वो उस डाटा की एक मैं कह सकता हूँ खूबसूरती है। तो इस चीज को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज को हम डील करने के लिए हम जो है आर्च मॉडल्स की तरफ जाते हैं, ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी की तरफ। थ्योरेटिकली आपको बहुत सारे पेपर्स भी मिल जाएंगे जिसमें आप जो है वो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन भी किया जा रहा होता है। इसमें हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स भी हैं गॉर्च के। आज की क्योंकि ये एक लिमिटेड सी एक वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है, ऑनलाइन सेशन है, तो इस वजह से वो इसकी अगर आप हम फेस टू फेस हो या फिजिकल ट्रेनिंग हो, तो इसमें ये होता है कि हर बंदा की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस रेज होते हैं, मल्टीपल इश्यूज आपके सामने आते हैं, तो आप डील करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऑनलाइन डील कर रहे हैं तो हम इसको एक ग्लिम्स देंगे डेफिनेटली, जिस तरह आगे मिस सनम ने भी बोला कि हम फ्यूचर में जाके इसके ऊपर फर्दर जो जब ये कोविड का फिनोमिना इंशाल्लाह ख़त्म होगा तो डेफिनेटली हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। इसमें हम आज की डिस्कशन हमारी जो होगी ये यूनिवेरिएंट मॉडल्स के ऊपर होगी, जो मल्टी वेरिएंट फैमिली है गार्च की, जिसमें हमारे पास जो एक डीसीसी गार्च आ जाता है या एडीसीसी गार्च, सीसीसी गार्च आ जाता है, तो उसकी डिस्कशन जो है वो फिर हम फर्दर नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए जो है वो हम उसको छोड़ेंगे।
अभी हम जो रन करेंगे, हम एक सिंपल एक गार्च 1-1 मॉडल रन करेंगे, जिसमें हमारे पास पी ऑर्डर 1 होगा, क्यू ऑर्डर 1 होगा। इसमें हम ये भी डिफाइन करेंगे कि आपने किस तरह इसके मॉडल्स के स्पेक्स को डिफाइन करना है। फिर इसके बाद हम जो है वो हम जीजीआर गार्च की तरफ भी जाएंगे, देन हम ई गार्च की तरफ भी जाएंगे। एट द एंड हम एआईसी वैल्यू के थ्रू हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा मॉडल जो है वो इस केस में बेस्ट फिटेड मॉडल है। इसके लिए एक डाटा फ्रेम मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप इधर फाइल को यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल फाइल, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, तो मैं इसको कॉपी के पेस्ट के थ्रू ही जा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ये मेरे पास एक डाटा सेट पड़ा हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। सॉरी, ये मेरे पास एक छोटा सा डाटा सेट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। सिंपली मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, नेक्स्ट पे किया, नेक्स्ट किया, तो उसने खुद ही डिफाइन कर दिया कि टाइम सीरीज डाटा है, इट्स स्पेसिफाइड है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डेली डाटा है, 5 डेज अ वीक डाटा है, और सिंपली मैंने इसको फिनिश कर दिया। ओके, अब जिस तरह अली रज़ा ने बात की थी कि क्या हम डाटा की लुक को देख के, ग्लिम्स को देख के डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर स्टेशनरिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके लिए हम एक ग्राफ, सिंपल लाइन ग्राफ ड्राफ करते हैं। प्रोसीजर्स का ये है कि अगेन मैंने एक डाटा शीट ओपन की, इसके अंदर व्यू में गया, व्यू में जाने के बाद मैं ग्राफ में गया और लाइन सिंबल्स मैंने सिलेक्ट किया और ओके किया। अब इस ग्राफ को हम देख के ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। ओ सॉरी, तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम इसके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि डाटा के अंदर यस जो स्टेशनरिटी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगेन हम यूनिट रूट टेस्ट में गए। यूनिट रूट टेस्ट में जाने के बाद लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेवल पे रखना है डाटा को, फिर ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट ओके कर देना, ठीक है। नीचे आना है, अगर तो ट्रेंड की वैल्यू सिग्निफिकेंस है तो इट मीन कि डाटा के अंदर ट्रेंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हम उसको ट्रेंड के साथ ही चेक पे रखेंगे। अगर नहीं है तो फिर हम अगेन व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद यूनिट रूट टेस्ट, ठीक है, और इंटरसेप्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमने डेक्यूफुलर टेस्ट की जो पी वैल्यू है वो चेक करनी है, विच इज 0.6673। इट मीन कि हमारी जो डाटा के अंदर है वो स्टेशनरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, डाटा जो है वो नॉन नॉर्मल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस चीज़ को, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि इसको रिमूव करने का मेथड ये होता है कि आप व्यू में जाते हैं, यूनिट रूट टेस्ट लगाते हैं, फर्स्ट डिफरेंस पे क्लिक करते हैं, तो आपका डाटा यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम दो मेथड्स के थ्रू इसको चीज़ों को लेके चल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड ये है कि मैं एस्टिमेट में गया, ठीक है, और शॉर्ट मेथड इसका ये होगा कि मैं एस्टिमेट में गया, एस्टिमेट इक्वेशन में गया। अब मेरे पास ये जो प्राइसेस हैं इनका मैं डी ऑफ लॉग लेके प्राइस लिखूंगा, तो अब ये डाटा का फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि फिर मैं इसको सी करूंगा, फिर डी ऑफ लॉग प्राइस करूंगा और इसकी मैंने लैग टर्म ले ली, रन करूंगा तो ये मेरे पास रन हो जाएगा। लेकिन हम इसको, जिस तरह अली रज़ा ने पहले भी बात की कि हम डाटा को, वेरिएबल को जनरेट करेंगे या हम इसके रिटर्न्स लेंगे या नहीं, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, कमांड में गया, अगेन मैं एक वेरिएबल जनरेट करूंगा, GENR जनरेट, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ और रिटर्न्स का नाम दे देता हूँ, इक्वल्स टू का साइन डाला मैंने, ठीक है, लॉग लिया, लॉग लेने के बाद
प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस 1 विच इज हमारे पास जो कि नेचर लॉ का फॉर्मूला है। तो मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल जनरेट हो गया। अब अगर मैं व्यू में जाता हूँ, ठीक है, अगेन यूनिट रूट में जाता हूँ मैं, ठीक, मैं ट्रेंड लेवल इंटरसेप्ट पे जाता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ट्रेंड में जाता हूँ तो ये ट्रेंड इनसिग्निफिकेंट है, तो मैं अगेन व्यू में गया, व्यू में जाने के बाद यूनिट रूट पे गया और यहाँ पे इंटरसेप्ट किया, तो ये आइडियली सिग्निफिकेंट ही है, जो कि हमने पहले भी इसको रन करके देख लिया था जब हमने सिंपल प्राइसेस के डाटा के ऊपर, जो सिंपल हमारे पास डेली प्राइसेस थी उसके ऊपर जब हमने यूनिट रूट लगाया था तब हम, और उसके बाद हम जब उसको फर्स्ट लेवल डिफरेंसिंग पे नॉर्मलाइज किया था तो हमारे पास यही आंसर आया था, ठीक है। और अगेन हमने जब इसको एक न्यू वेरिएबल जनरेट करने के बाद किया तो हमारे पास ये रिजल्ट्स अगेन आ गए। ओके, अब हमें ये आइडिया हो गया कि जी हमारा जो डाटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। ये हमारी एक चेक जो है वो हम इस पे रन करते हैं। डाटा के नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन आपके पैरामेट्रिक मॉडल हैं, नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स हैं, हर जगह पे ये आपके काम आती है। क्विक में गए, एस्टिमेट इक्वेशंस में गए, अब यहाँ पे हमने इक्वेशंस लिखनी है तो मैं इसको आर लिख देता हूँ, सी आर इंटू -1, मतलब कि इसके लैग रिटर्न्स या लैग रिटर्न्स की क्या इसकी मीन वैल्यू पे इम्पैक्ट है। फिलहाल आपने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी, सिंपल इसको ओके और रन कर देना है, ठीक है। अब व्यू में जाना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज जो है वो डिटरमिन करनी है कि वेदर डाटा के अंदर आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर तो आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक अगर डाटा का जो वेरिएंस है वो वेरिएंस इनकांस्टेंट है या नहीं, अगर तो कांस्टेंट है, आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम उस डाटा के ऊपर गार्च मॉडल्स अप्लाई नहीं कर सकते, हम गार्च फैमिली की तरफ नहीं, क्योंकि गार्च फैमिली उसी सूरत में यूज हो सकती है कि जब आपके डाटा के अंदर आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो व्यू में जाना है, सिंपल व्यू में जाने के बाद रेजिडुअल डायग्नोस्टिक टेस्ट, हेटेरोजेनिटी टेस्ट, आर्च एलएम टेस्ट पे क्लिक करना है, ओके, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अगेन व्यू में गए, रेजिडुअल डायग्नोस्टिक में गए, हेटेरोजेनिटी टेस्ट पे गए, ठीक है, आर्च टेस्ट पे गए, ओके कर दिया, ठीक। अब जो हमारे पास कॉय स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, ये चीज डिटरमिन करेगी कि वेदर डाटा के अंदर हेटेरोजेनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये वैल्यू हमारे पास 0.0000 विच इज लेस देन 0.05। इसका मतलब ये है कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि डाटा के अंदर आर्च इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसके ऊपर गार्च मॉडल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं गार्च मॉडल की वर्किंग की तरफ। अगेन एस्टिमेट में गए, मेथड्स में गए, मेथड्स में जाके हमने आर्च को सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बोला था आपको, जो कि हमारे पास इक्वेशंस थी, जिसमें हमने जो W प्लस α1 और फिर हमारे पास X और वो फिर बीटा और हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल थी, तो ये वो इक्वेशंस में जो P और Q ऑर्डर था, ये हमारे पास P ऑर्डर है जो कि AR टर्म में होती है हमारे पास 1, जिस तरह हमने पहले बोला था हम गार्च 1 मॉडल अप्लाई करने जा रहे हैं। और फिर हमारे पास गार्च के बिग ऑर्डर 1, थ्रेशोल्ड हमने 0 रखा और अगेन ओके कर दिया। ये इसकी वेरिएंस रिग्रेसर है कि अगर लेट्स सपोज ये इस एग्जांपल के अंदर हम सिंपल जो है वो रिटर्न्स के ऊपर चेक कर, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न्स हैं उनकी प्रीवियस डे की जो वोलेटिलिटी है, क्या वो इफेक्ट कर रही है करंट जो हमारे पास जो रिटर्न्स हैं या नहीं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक मल्टीपल रिग्रेसर टाइप मॉडल होता जिसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास ऑयल मार्केट हो जाती या कुछ भी और होता, तो मैं यहाँ पे उसकी वोलेटिलिटी को भी मेजर करना चाहता तो मैं इसको यहाँ पे मेजर कर सकता था। अगेन मैंने ओके किया तो मेरे पास ये इस तरह के रिजल्ट्स बन गए। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये मीन इक्वेशंस है, ठीक है।
देन हमारे पास वेरिएंस इक्वेशन है, ठीक हो गया। मेन इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो हम सबको सिंपल पता है कि प्रीवियस डे का रिटर्न्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की करंट रिटर्न्स के ऊपर प्रीवियस डे के रिटर्न्स के साथ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 1% अगर प्रीवियस डे में चेंज आता है तो उसकी वजह से 1.7% जो है वो चेंज आता है नेक्स्ट डे के अंदर। जो गार्ड मॉडल में जो मेजर थिंग आती है वो हमारे पास आ जाती है इसकी वेरिएंस इक्वेशन, जो कि हमें बता रही होती है वोलेटिलिटी के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पे रेजिड है जो कि हमें अल्फा की वैल्यू डिफाइन कर रही होती है, और गार्च है जो हमें बीटा की वैल्यू डिफाइन कर रही होती है। अल्फा की वैल्यू हमें ये बताती है कि जो हमारे जो पास की प्राइसेस की वोलेटिलिटी है, या जो पास के जो शॉक्स हैं, क्या वो आज की प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। हमारे पास इसकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पास्ट की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो पास्ट डे की जो वोलेटिलिटी है, जो शॉक्स हैं, वो जो करंट या प्रेजेंट डे के जो रिटर्न्स है उसको अंदर सिग्निफिकेंटली उसको इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बीटा की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्यू ऑर्डर है, ठीक है। और क्यू ऑर्डर हमें क्या बता रहा है कि भी सिग्निफिकेंस है, और ये बता रहा है कि क्या ये जो वोलेटिलिटी है ये प्रेजिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये हमें प्रेजिस्टेंस बताती है कि इसकी गॉच की प्रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अब हम जिस तरह मैंने पहले बात कि हम इन ऑर्डर्स को चेंज भी कर सकते हैं। इस मॉडल में हमने जो एग्जांपल की वो गार्च 1-1 मॉडल था। लेट्स सपोज अगर मैं इसको गार्च 2-1 मॉडल कर देता हूं तो यहाँ पे क्या आया कि जो सेकंड डे की वोलेटिलिटी है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की करंट जो हमारे पास जो रिटर्न्स हैं उसको इफेक्ट नहीं कर रही। तो हम क्या कह सकते हैं कि गार्च 2-1 मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको अगेन 1 कर देता हूँ क्योंकि ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। अब मैं इसके क्यू ऑर्डर जो इंफॉर्मेशनल इम्पैक्ट है उसको ऐड करता हूँ और ओके करता हूँ। तो मुझे क्या नजर आता है कि जो गार्च की 0.31 जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, जो सेकंड डे की जो वोलेटिलिटी है वो प्रेजिस्ट कर रही है कि नहीं, तो हमें बता रही है कि नो, जो सेकंड डे की वोलेटिलिटी है वो प्रेजिस्ट नहीं कर रही। तो अगेन तो हमारा जो बेस्ट फिटेड मॉडल है, जो जनरलाइज्ड मॉडल होगा, वो हमारा गार्च 1-1 ही इस केस के अंदर बेस्ट फिट बैठ रहा है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दें, ठीक है, अगर तो ये वैल्यू नियर टू 1 है तो हम कहेंगे कि ये जो वोलेटिलिटी है ये लॉन्ग रन के अंदर प्रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। और अगर जो है वो नियर टू 0 है तो हम कहेंगे वो शॉर्ट लॉन्ग रन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें कुछ चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे पास अकाइक एंड श्वार्ट्ज क्राइटेरिया, ये वैल्यू भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी एनालिसिस रन करने हैं तो आपने इस वैल्यू के ऊपर भी फोकस रखना है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि हम मल्टीपल जो है वो मॉडल रन करेंगे, तो उन मॉडल्स के अंदर जो है वो हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा मॉडल जो है वो इस स्पेसिफिक डाटा सेट के ऊपर बेस्ट फिट बैठ रहा है। तो अगर मैं इसको नोट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करके इस एक्सेल शीट के अंदर मैं इसको गार्च 1-1 की AIC वैल्यू है, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दूं ताकि हम फ्यूचर में इसके वर्किंग। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हम मॉडल रन करेंगे विच इज एसिमेट्रिक मॉडल्स हम रन करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट वोलेटिलिटी के ऊपर क्या है। तो उस चीज़ के लिए अगेन हम एस्टिमेट में जाएंगे, ठीक है। एस्टिमेट में जाने के बाद, ठीक, ये जो थ्रेश होल्ड है, थ्रेश होल्ड ऑर्डर को बंद कर दूंगा तो ये आपका GGR गार्च अप्लाई हो गया। अगेन जब भी मैंने इंफॉर्मेशनल इम्पैक्ट चेक करना है तो मेरे पास GGR गार्च की एग्जिस्ट कर रहा है, या मेरे पास जो है वो ई गार्च या GGR गार्च का
गार्च भी बोला जाता है, ठीक है, या मेरे पास ई गार्च एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे GGR गार्च रन करने जा रहा हूँ। इस चीज के लिए मैंने क्या किया, मैंने थ्रेशोल्ड ऑर्डर के अंदर 1 प्लेस कर दिया। प्रीवियसली एग्जांपल हमारे पास जो ऑर्डर था वो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हमने 1 पुट किया, प्लेस करने के बाद ओके किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अगेन ये हमारा आर्च इफेक्ट है, अल्फा वैल्यू, जो कि हमें बता रहा होता है कि पास्ट की जो प्रीवियस डे की जो वोलेटिलिटी है क्या वो एग्जिस्ट कर रही है करंट प्राइसेस के अंदर या करंट रिटर्न्स के अंदर। तो इस केस में वो हमें कह रहा है कि इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो बता रहा है कि इंफॉर्मेशनल इम्पैक्ट, ठीक है, कि जो पॉजिटिव या जो नेगेटिव न्यूज़ हैं क्या वो वोलेटिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और इसके जो साइन है वो बड़े मैटर करते हैं, ठीक है। अगर तो इसका साइन पॉजिटिव है, इट मीन के मार्केट के अंदर आने वाली एक बैड न्यूज़ ने जो है वो मोर वोलेटिलिटी क्रिएट की है। अगर ये साइन नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर कोई गुड न्यूज़ आई है और उसने वोलेटिलिटी को रिड्यूस किया है। अगेन bad news create more volatility than the good news। गुड न्यूज आने की सूरत में आपकी अनसर्टेनिटी, वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो रिड्यूस होती है। इसके लिए इसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। जब भी हम पॉजिटिव जब भी हम नेगेटिव न्यूज की बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, अगर हम रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में कि न्यूजिश टीम को जो थ्रेट मिले, तो आई डोंट नो, मैंने स्टॉक मार्केट का रिएक्शन उसके ऊपर नहीं देखा, तो ये एक बैड न्यूज़ कंसीडर है, ठीक है। अगर इस केस के अंदर अगर स्टॉक मार्केट हमारी कैसा रिएक्ट करेगी, डेफिनेटली इसकी अनसर्टेनिटी इंक्रीज करेगी, हमारे पॉलिटिकल जो या हमारी जो सिक्योरिटी जो हमारे रिस्क है वो इंक्रीज करेंगे, तो ये एक इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहस हो जाती है। तो अगेन जब भी हमारे पास नेगेटिव न्यूज आएगी उसकी वजह से हमारी वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगी, तो ये साइन पॉजिटिव होगा। जब भी हमारे पास गुड न्यूज आएगी तो वोलेटिलिटी डिक्रीज होगी, तो ये हमारे पास साइन नेगेटिव होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है गार्च। अगेन रेजिस्टेंस बता देता है वोलेटिलिटी की, नियर टू 1 होगा तो कहेंगे कि जी लॉन्ग टर्म में प्रेजिस्ट कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जिस तरह हमने पहले भी बोला कि हमने इसकी AIC वैल्यू को फोकस करना है। अगेन मैंने कॉपी करके मैं अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, और ये मेरे पास GGR गार्च हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने अभी तक गार्च फैमिली के जो है वो 2 मॉडल्स जो है वो रन कर लिए। अब नेक्स्ट जो हम मॉडल रन करेंगे जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल गार्च है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड का जिसका अभी मैंने अभी नाम लिया, ये एक और मेथड है जो कि हम फोरकास्टिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल पावर यूज करके उसको स्मूथन कर रहा होता है डाटा को। खैर एनीवेज वो एक और बहस है। हम इसी की तरफ चलते हैं, ई गार्च की तरफ। अगेन एस्टिमेट में गए, एस्टिमेट में जाने के बाद यहाँ पे आपने इसको ई गार्च सेलेक्ट कर लेना है और ओके बोल कर देना है, ठीक है। थ्रेशोल्ड आपका 1 रहेगा, इसमें थ्रेशोल्ड आर्च की वैल्यू 1 रहेगी, गार्च की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि ये आर्च और गार्च के जो PNQ ऑर्डर हैं हमने पहले डिफाइन कर लिए थे गार्च मॉडल के जब हमने कंप्यूट किया था। अगर आपने एक और चीज़ यहाँ पे हम बताता हूँ, अगर आपने ये देखना है कि इसकी वोलेटिलिटी का अगर इसके ऊपर इम्पैक्ट है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस लेंगे, तो वो जो हमारे पास मीन इक्वेशन है उसके अंदर भी इसको एग्जिबिट कर देगा। तो ये अच्छा, इसमें मैंने एक छोटी सी एक चीज और ऐड की है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये जो मीन इक्वेशन है, प्रीवियसली हमारे पास ये चीज नहीं आ रही थी। उसका रीजन ये थी कि हम ये देख रहे थे कि क्या जो वोलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट जो है उसके रिटर्न्स के अंदर जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो डाटा वो इनसिग्निफिकेंट आ रहा था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है हमारी वो इसके रिटर्न्स को इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो हम इसको नन पे ही रहने देते हैं फिलहाल, ओके कर दिया। तो ये मेरे पास एक
इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास मीन इक्वेशन है, हम सब जानते हैं मीन इक्वेशन क्या बता रही है आपको। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो वेरियंस इक्वेशन है। C3 आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। जो ओमिटेड वेरिएबल्स होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड पोर्शन जो होता है, ये वो है। फिर हमारे पास C4 है, ठीक है, जो कि हमें साइज इफेक्ट बता रहा होता है। साइज इफेक्ट कि जो कि बिग स्टॉक्स हैं, साइज इफेक्ट की डेफिनेशन या इसकी एक्सप्लेनेशन यूं मैं करना चाहूंगा कि बिग स्टॉक्स क्रिएट्स मोर वोलेटिलिटी देन स्मॉल स्टॉक्स, ठीक है। अगर तो ये पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब यह है कि जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं रादर देन जो स्मॉल स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी एप्लीकेशन जो है वो मार्केट टू मार्केट करती है, डाटा टू डाटा वेरी करती है। फिर हमारे पास आ जाता है C5, जो कि हमें साइन इफेक्ट बता रहा होता है। साइन इफेक्ट बेसिकली हमारी न्यूज़ के इफेक्ट को काउंटर कर रहा होता है, ठीक है। इन सारों के मॉडल्स की assumptions जो है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइज इफेक्ट भी आ गया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि साइन इफेक्ट नेगेटिव है, लाइक जो स्मॉल स्टॉक सॉरी जो गुड न्यूज़ है वो वोलेटिलिटी को डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे साइज के आने की वजह से हमारा जो साइन है, जो इसका इम्पैक्ट है, इंफॉर्मेशनल इम्पैक्ट, वो रिड्यूस हो गया। देन हमारे पास C6 आ जाती है, अगेन गार्च टर्म आ गया हमारे पास। क्या ये जो वोलेटिलिटी है ये प्रजिस्ट कर रही है कि नहीं प्रजिस्ट कर रही, तो और इसकी नेचर क्या है, 0.93 है, तो इट मीन कि नियर टू 1 है, दैट मीन कि ये लॉन्ग रन इन प्रजिस्ट, लॉन्ग रन है। एंड इधर, ठीक है, यहाँ तक हमारे ये एक्सप्लेनेशन इसकी कंप्लीट होगी। अब हमने एक और अगेन वही प्रैक्टिस करनी है जो हमने प्रीवियस की, इसकी AIC की वैल्यू को देखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ये मैंने ये चार्ज मॉडल रन किया था, जिसकी ये वैल्यू होगी। अच्छा, अब जो हमारे जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ टू डिसाइड विच मॉडल इज बेस्ट। तो इस AIC की बेस के ऊपर, ये जो हमने कंप्यूट की, इसकी बेस के ऊपर हम कहेंगे कि ये वाला मॉडल जो है वो बेस्ट फिट मॉडल है। तो जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, उस वैल्यू के, जिस मॉडल की AIC वैल्यू सबसे कम होगी, हम कहेंगे वो मॉडल सबसे बेस्ट फिट है। हमारे इस केस में हमारे पास क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो मेरे पास जो गार्च 11 मॉडल था, उसकी ऐसी वैल्यू थी -6.5489। जो मेरे पास GGR था, उसकी जो ऐसी वैल्यू थी वो -6.5966। और जो मेरे पास ई गार्च था, उसकी जो वैल्यू थी वो -6.60164, विच मीन जो ई गार्च की AIC है, अकाइक इंफॉर्मेटिव क्राइटेरिया जो है उससे कम है। तो इसकी बेसिस के ऊपर मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारे पास करंट डाटा सेट है, इसके ऊपर ई गार्च सबसे बेस्ट फिटेड है। ये हमारे पास जो थे, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि सिंपल जो यूनिवेरिएंट गॉर्च मॉडलिंग जिसको हम बोलते हैं, ये यूनिवेरिएंट गॉर्च मॉडल थे। अगर हम मल्टीवेरिएंट की, जिस तरह मैंने पहले बात की, तो उसके लिए आपके पास GCC गॉर्च मॉडल होता है, सिंपल आपको एडिन्स मिल जाती हैं, आप एडिन्स में जाएं, डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी दो सीरीज जिनके दरमियान डायनामिक कोरिलेशन लॉन्ग रन रिलेशन के जब हम बात करते हैं, तो जो डायनामिक कोरिलेशन है उसकी जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। अगेन इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास जो यूनिवेरिएंट मॉडल फिटेड है, उसके लिए गार्च, GGR गार्च, ई गार्च के हमारे पास जो है वो assumptions होती हैं। इस तरह ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम आपने कौन सा यूज़ करना है, डिफरेंट जो है वो इसके स्पेक्स हैं, आप ओके करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। खैर ये जो है भी हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीरीज ऑफ जो हमारे वर्कशॉप्स हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज की वर्कशॉप के जो वर्क था, यहाँ तक ही हमारा डिफाइन था। इंशाल्लाह फर्दर इसको आगे, इस तरह हमें सनम ने भी बोला, हम इसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। थैंक यू सो मच सलान। मुझे तो यही हैवी डोज लग रही थी, ये बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन ही मुझे तो लग रहा था कि ये हमसे हैंडल नहीं हो पाएगा।
लेकिन स्टिल थैंक यू सो मच, आपने बहुत नहीं, ही इसको ये बहुत इजी है। इसके लिए मैंने एक हैंडआउट्स बनाए हुए हैं इंशाल्लाह। इसी वर्कशॉप के लिए मैंने बनाए थे, उसके अंदर मैंने पिक्चर्स के साथ प्रॉपर एक एक स्टेप डिफाइन किया हुआ है। आई गेस तो मैंने इंटरप्रिटेशन भी उसमें उसके अंदर लिख दी थी। जो प्री डायग्नोस्टिक्स आ जाते हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग जो आ जाती है उसके अंदर, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। और इससे आई होप सो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो एक्सप्लेनेशन थी इट वाज वेरी गुड। मतलब ये चूंकि जो ये लोग पहली दफा, ये कुछ स्टूडेंट्स जो कि अभी मौजूद हैं, ये पहली दफा इस चीज को सुन रहे हैं, तो इनके लिए ये नहीं होगी इतनी जल्दी। ये आपको मैं बताऊं कि ये समझ में इस तरह एकदम से नहीं आता। यू हैव टू, इसीलिए हमने इसको सलान से रिक्वेस्ट की, इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी लिया है। आप इसको बार बार सुनेंगे तो ये इंटरनलाइज होंगी चीजें। तो लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी दूंगी, इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है चीजों को, ये आपको रियलाइज होगा लेटर ऑन जब आपने प्रोजेक्ट्स करे होंगे कि ये इससे बेहतर मैं समझती हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इससे आसान और बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इट वाज वेरी गुड सलाम, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे लेके जाएंगे। अभी ये इंट्रोडक्टरी सेशन करने का पर्पस ये था कि एकदम से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से बम्बार्ड करें ना, तो वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स पहली दफा इसको देख रहे हैं, तो उस इसलिए उनके लिए आसानी होगी कि इसको इस सेशन को लेने के बाद जब वो नेक्स्ट में आएंगे हमारी वर्कशॉप में, तो वो प्रिपेयर्ड होंगे कि कितनी डबल डोज है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आना है। तो ये बहुत ही अच्छा था, इट वाज वेरी गुड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आपने घबराना नहीं है। और और दूसरी बाकी चीज आपको ये कि नोट्स वगैरह टाइम इजीली टाइम इंशाल्लाह सीरीज अवेलेबल हो एनालिसिस में गार्ज मॉडलिंग इज द थिंग। अभी तो खैर अब आप तुम जैसे आपने खुद भी थीसिस में देखा, आपने आप तो मशीन लर्निंग की तरफ चले गए, लेकिन स्टिल गार्ज मॉडलिंग अब वो रिग्रेशन को मतलब पीछे रह गया है इन टर्म्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा। अब गार्ज देखिए, ट्रैवल टू मार्केट कोई भी बिल्कुल। है, मार्केट कोई भी है, उसके अंदर वोलेटिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। हम वोलेटिलिटी के फैक्टर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए जो हमारे पास जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास अरीमा हो गया या अदर, क्योंकि मेरी फोरकास्टिंग की डोमेन है, तो मैं अगर फोरकास्टिंग की बात करूं तो हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। अरीमा है, अरफीमा है, आर्मा है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है। तो ये वो मेथड्स हैं कि जो वोलेटिलिटी के फिनोमेना को डील नहीं करते। आज की जो मार्केट है या जो आज का डाटा है वो मोर वोलेटाइल है देन द प्रीवियस, जो हमारे पास प्रीवियसली अवेलेबल डाटा आता था। आज इंफॉर्मेशन का इनफ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। आप एक मिनट में अगर इस्लामाबाद में या कराची में कुछ हल्की सी मूवमेंट होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देखते हैं कि आपके स्टॉक मार्केट्स के ऊपर पड़ता है। सिमिलरली अगर हम इंटरनेशनली देखें, बिटकॉइन को देखें, अब किस तरह वो डिक्लाइन में जा रही है। 66,000 से अब वो कल 42,000 पे, 42 पे आ चुकी थी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, ये मॉडल जो है अच्छा इसकी मतलब एप्लीकेबल डोमेन है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च भी। ये लोग आगे अगले सेमेस्टर में ये रिसर्च करेंगे तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज होगी। एक चीज आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया हो ना, तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। टाइम गुजर जाए मतलब और फिर आपको चीजों को पता चले तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत ही टाइमली हम लोगों ने इसको किया। तो इनके लिए स्टूडेंट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एरिया को मजीद फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स को टॉपिक ही नहीं मिल रहे होते हैं जब वो अपनी रिसर्च के लिए जाते हैं, या उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, किस तरह से करें। तो ये एक अच्छा ग्लिम्स है, मतलब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एरिया है रिसर्च का, विद रिस्पेक्ट टू मेथोडोलॉजी भी और वैसे भी, मतलब अगर आप थियोरेटिकली भी देखें तो वंस अगेन थैंक यू सो मच अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको मजीद इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, आप कैंपस में आएंगे हमारे, और भी हमें अच्छा लगेगा और आपसे हम जरूर बेनिफिट लेंगे। तो थैंक यू सो मच। इस मैं कंक्लूड करती हूँ, आप कुछ कहना चाहें तो जरूर। बस मेरी तरफ से तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड स्पेशली टू यू, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आई होप सो के आई ट्राई टू ट्रांसफर माई नॉलेज, और आई होप सो कि सबको चीज़ों की समझ आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अरसलान। अल्लाह हाफिज।